सब ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसमें हम बहुत सारे बादशाहों के बारे में जानेंगे, प्लासी के युद्ध के बारे में जानेंगे और जो डलहौजी ने अपनी विलय नीति का स्टार्ट किया था उसके बारे में जानेंगे, और जो अंग्रेज हमारे राज्य में व्यापार करने आए थे उन्होंने वो किस तरह से किया और उन्होंने कैसे किया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। जो औरंगजेब थे, औरंगजेब एक बादशाह का नाम था और जो वो बहुत ज़्यादा मतलब शक्तिशाली और ताकतवर बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान समय में एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूरबीर और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। जो औरंगजेब थे उनकी मृत्यु 1707 में हुई थी अहमदनगर में। तो अहमदनगर में जब उनकी मृत्यु हुई तो वो, जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि जो मुगल बादशाह थे वो शक्तिशाली थे, जैसे उनकी मृत्यु हुई उसी के बाद से जो बहुत बड़े बड़े मुगल सूबेदार थे और जमींदार थे वो अपनी मतलब ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासत पर कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में तलवार क्षेत्रीय रियासत मानने सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तराधिकार तक राजनीतिक क्षेत्र पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। 18वीं सदी में जो राजनीतिक क्षेत्रीय थे उन्होंने अंग्रेजों में नई नई ताकत उभरने लगी थी। जो दूसरे लोग थे उनमें मतलब ना बहुत ज्यादा ना वो आने लगा था कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापार कंपनी के रूप में भारत है। जो अंग्रेज थे वो जो छोटा सा मतलब उनका कोई इरादा नहीं था हमारे देश पे कब्जा करने का, बस वो अपनी छोटी सी इरादे कर रहे थे कि हम अपना मतलब भारत में इस तरह से व्यापार चला सकते हैं आए थे। और यहाँ के लोग यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो अंग्रेज थे उनमें मतलब कोई भी दिलचस्पी नहीं थी कि हम भारत पे कब्जा करेंगे, भारत के साथ ये करेंगे, भारत के साथ वो करेंगे, बस वो यहाँ पे अपना एक छोटा सा मतलब जो व्यापार है वो करने आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे यह कैसे हुआ। चलिए उसके बाद आ रहा है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे पूर्व में आई। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थ इजाजतनामा हासिल कर लिया। जैसे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। जो सन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की कौन महारानी थी? अभी हमने पढ़ा एलिजाबेथ, वो प्रथम महारानी थी इंग्लैंड की। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस इंतजाम का मतलब यह है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चैप्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार कर नए इलाकों को खगोल सकती थी। जो मतलब इसमें था जो वो मतलब इंडिया में तो समुद्र वगैरह थे तो उस पर वो लोग जहाज पे बैठ के ना वो लोग ना ऐसे करके मतलब वो नए इलाकों में खगाल कर सकते थे। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। उन्होंने मतलब वहाँ से इंडिया से उन्होंने सस्ती चीज़ें खरीद कर वो दूसरे देश यूरोप में जाके उसे महंगी चीज़ों में करके बेच सकती थी। कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारिक कंपनी से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्य कंपनी मोटे तौर पर प्रतिनिधि से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिनिधि ना हो तो तभी भी वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत में बेच सकते थे। जैसे कि यहाँ पे कोई कठिन वर्ड में से देखते तो इस पैराग्राफ में हमें एक कठिन वर्ड दिखा, वाणिज्यिक का अर्थ है एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज्यादा कीमत पर उसे बेच सके, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। जैसे मैंने आपसे कुछ चीज़ ली, मैंने आपसे दूसरी चीज़ ली 10 रुपये, अगर मैं वही चीज़ जो आपने मुझे 10 रुपये में दी और वही चीज़ मैं अगर उसे 20 रुपये में बेच रही तो मुझे 10 रुपये का मुनाफा हुआ। तो इसी शब्द का मतलब वैधानिक मतलब सीधे सीधे शब्दों में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था।
जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाए, जब इंग्लैंड के जहाज पर अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर, किसका चक्कर लगाया था अंग्रेजों ने? कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थितियां जल्द करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना गोवा में जो अपने रहने सहने का ठिकाना बना लिया था। पुर्तगाल से खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने इस समुद्री मार्ग का पता लगा। जैसे आप सबने सुना होगा वास्को द गामा का नाम, वो हम भारत में 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचे और उन्होंने इस समुद्री रास्ते का मतलब वो ढूंढा कि इस समुद्री रास्ते से हम कैसे इंडिया तक पहुंच सकते हैं। 17वीं सदी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आए। जैसे जैसे अंग्रेजों ने कब्जा किया वैसे धीरे धीरे सबको पता चला, तो फ्रांसीसी व्यापारी भी भारत आने की कोशिश में लग गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनी एक जैसी ही चीजें खरीदना चाहती थी। जो इंडिया के लिए समस्या थी वो समस्या थी कि जो अंग्रेज हैं वो सब तो सारा मतलब जो दूसरे लोगों को चाहिए था वही सामान उन्हें भी चाहिए था। जैसे कि वो खरीदे, जैसे कि देख लेते हैं इसमें से यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। जो भारत में किन दो चीजों की जबरदस्त मांग थी? सूती के कपड़ों की और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, जो मसाले होते हैं, मसाले में से ये चीज़ें थी। काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनी के बीच इस बढ़ती प्रतिवस्त से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी और उसमें मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। इसमें जो तो है भारत बाजारों में इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी। जो भारत के बाजार थे उसमें तो ये चीज़ इनकी जो रेट था ये तो बढ़ने लगा, और जो दूसरे यूरोपीय जो देश थे उसमें से जो मुनाफा था वो गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वो प्रतिनिधि कंपनी को ख़त्म कर दे। उनके पास जो व्यापारिक कंपनी थी उनका बस एक यही वो इरादा था, मतलब उनके पास एक यही रास्ता बता था कि जो दूसरे लोग थे उन्हें खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की होड़ ने व्यापारिक कंपनी के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जैसे इन लोगों को एक चीज़ चाहिए तो सामान कम था, वैसे ये लोग ना आपस में वैसे ही ना लड़ने लगे। देखिए आप पढ़ते हैं 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई भी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज को डुबा देती। देखिए कौन से सन में मतलब जो दूसरी कंपनी थी दूसरे जहाज को डुबा देती थी? 17वीं और 18वीं सदी में। जो थे रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज को आगे बढ़ने से रोक देती। जब व्यापारिक हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियां को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित किया जा रहा था। जो व्यापारिक चौकियां थी उसे किसके जरिए सुरक्षित किया जा रहा था? किलेबंदी के द्वारा। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इस कोशिश के कारण स्थायी शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखा ये कैसे शुरुआत हुई। अब चलिए देखिए आप यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करने आती है। पहले तो उन्होंने क्या कहते हैं भारत पे आया, फिर भारत पे हर छोटी छोटी जगह पे, तो अब वो जो कंपनी के जो व्यापारिक जो लोग थे अब वो बंगाल की तरफ आकर्षित हुए और बंगाल पे उन्होंने अपना व्यापार चलाने की कोशिश की। पहले इंग्लिश फैक्ट्री, ध्यान से सुने, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी मतलब जो पहले अंग्रेज ने वो इंग्लिश फैक्ट्री खोली, कितने सन में खोली? 1651 में। कौन सी नदी के पास? हुगली नदी के पास। कंपनी के व्यापारी यहीं से आना काम चलाते थे। इन व्यापार को उस जमाने फैक्टर कहा जाता है। इन व्यापार को उस जमाने में क्या कहा जाता था? फैक्टर। इन फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां नियत होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर इसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसरों को बैठाते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला कंपनी के सौदागर और व्यापार को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने
के लिए प्रतीत किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 1696 में कंपनी ने इस आबादी पर चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद इसमें मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। जो 2 साल बाद थे मुगल अफसरों जो थे 2 साल बाद उन्होंने 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। इसमें से एक गांव कालीकत्ता था जो बाद में कोलकाता बना। पहले कोलकाता का क्या नाम था? कालीकत्ता, जो बाद में कोलकाता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी दे। फरमान, देखिए फरमान का सीधा शब्द क्या है इसमें? फरमान का शब्द है एक शाही दस्तावेज, एक शाही आदेश। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे यह छूट नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व से वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान क्यों विरोध ना करते। अब उसके बाद है व्यापार और युद्ध। मतलब देखिए पहले तो उन्होंने धीरे धीरे व्यापार किया, फिर व्यापार से धीरे धीरे फिर युद्ध पे चले गए वो लोग। ठीक है, कितने मिनट का हुआ? प्लास्टिक के युद्ध करवा देते हैं। युद्धों से व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकरार काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी अहमदनगर में 1707 में, तो उनके बाद जो बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे, उस समय दूसरे क्षेत्र ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान, देखिए पहले मुर्शीद कुली खान नवाब बने, फिर उसके बाद अलीवर्दी खान नवाब, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कौन तीन लोगों का नाम था जो बंगाल के नवाब बने? 3 लोगों का नाम, सबसे पहले मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये भी शक्तिशाली शासक थे। जो ये 3 थे ये भी बहुत औरंगजेब से नहीं फिर भी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे गए। नजराने मतलब जैसे मान लो कोई मनी मांगे गए, वगैरह वगैरह चीजें मांगी गई उनसे। उन्हें सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसे किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। देखिए जो अंग्रेज थे वो कितने ज़्यादा वो थे, और उन्होंने यही हमारे इंडिया के साथ किया। कंपनी और धोखाधड़ी का आरोप लगते उन्होंने दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व से वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। जो वसूली थी वसूली कम हो गई। वसूली कम होने के बाद कहते हैं वसूली कम हो गई तो जो बंगाल के नवाब थे उनकी भी ताकतें कम होने लगी। और उसके बाद इसमें है बंगाल के उसके बाद कंपनी टैक्स चुराने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों से अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारी को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थायी अधिकारी की बेतुती मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फूल फल सकता है जब व्यापार शुल्क हटा दे। कंपनी को इस बात का यह भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उन्हें अपनी आबादी बढ़ानी होगी। जो कंपनी है उनका कहना था कि हमें अपना व्यापार बढ़ाने के लिए हमें आबादी मतलब जैसे लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करवाना होगा। पुनर्निर्माण मतलब दोबारा से उस किलो को और अट्रैक्टिव तरह से बनाया जाए। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए, अतः इस टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध तक
ये प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में। देखिए जो मतलब पहले टाइम में जो प्लासी का युद्ध था ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा मायने रखता था और ये बहुत ना गंभीर लड़ाई थी। चलिए पढ़ते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1796 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। देखिए जो अली वर्दी खान थे, अली वर्दी खान के बाद जो सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के नवाब बन गए। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत का काफ़ी भय मतलब डर था कि अगर हमने कुछ गलत किया तो हमें सिराजुद्दौला कहीं दंड मतलब वो सब ना दे। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी। जो कंपनी थी वो सिराजुद्दौला की जगह ऐसे कठपुतली नवाब चाहती थी, जो कठपुतली यानी कि सीधे सीधे शब्दों में बोले जैसे वो किसी इशारों पर नचाना किसी इंसान को चाहती थी, जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधा आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिनिधियों में से किसी को नवाब बना दिया। जो अंग्रेज थे उन्होंने वो चाहते थे कि नवाब जो थे मतलब वह नवाब जो सारी बातें हमारी माने और किसी की भी नहीं, तो वो चाहते थे कि सिराजुद्दौला का हटाकर कोई दूसरे लोग को नवाब बना दे। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य से राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राज्यों से चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कितने सिपाही थे? 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने काशिम बाजार में स्थित इंग्लैंड फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने बोला कि मैं इन्हें इतना बोल रहा फिर भी ये लोग कुछ सुनते नहीं है, तो इससे अच्छा है जो उन्होंने ना 30,000 सिपाही को अपने साथ इकट्ठा किया और जो कासिम बाजार में स्थित एक जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पर हमला बोल दिया। नवाबों की फौजी ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। नवाब की जो फौजें थे उन्होंने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज जहाजों को घेर में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधार का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर भी रॉबर्ट क्लाइन ने नृत्य सेनाओं की भावना कर दिया। देखिए आप चित्र 4 में देख रहे हैं, ये जो रॉबर्ट क्लाइन है, ये जिनकी फोटो बनी उनका नाम है रॉबर्ट क्लाइन। रॉबर्ट क्लाइन के नृत्य में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौबिसिक बड़े की मदद भी मिल गई। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चलती रही। जो इनके साथ जो नवाब थे उनकी ना मतलब बहुत ज़्यादा ही ना सौदेबाजी, मतलब जैसे एक दूसरे जैसे बिजनेस में पार्टनरशिप होती वैसे इन्होंने कंपनी में भी पार्टनरशिप करके एक दूसरे के साथ मतलब ना मिलजुल के व्यापार करने लगे। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइन ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी का सेना नेतृत्व किया। देखिए जो चित्र 6 में है ये सिराजुद्दौला की फोटो है, तो ये है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। कंपनी सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कागरूजिया भी थी। जो सिराजुद्दौला के जो हार का कारण थे वो कौन थे? उनके सेनापति का क्या नाम था? मीर जाफर के कारगुजिया भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। जो सिराजुद्दौला के जो वो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो उन्होंने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, इसीलिए वो जो सिराजुद्दौला थे वो हार गए। रॉबर्ट क्लाइन ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जफर को नवाब बना दिया। जो कंपनी ने मीर जफर को लालच दिया कि सिराजुद्दौला की जगह हटाकर मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि प्लासी के युद्ध को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता था, तो आप ये लिख सकते हैं क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जफर नवाब बने। प्लासी की जो जंग थी उसमें तो सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई।
और उसके बाद जो मीर जफर से उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने उसे नवाब बना दिया। कंपनी कभी भी शासन को जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थायी शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ते में आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते। आखिरकार उन्होंने अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और सुपुर्दता का दिखावा करना पड़ा। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीरा जफर ने कंपनी का विरोध किया तो उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जो मीरा जफर थे उन्होंने मतलब कंपनी का विरोध किया तो उसको हटाकर किसको नवाब बना दिया गया? देखिए इसमें हमने पढ़ा ना किसको नवाब बना दिया, मीर कासिम को। तो अभी मतलब हमने पहले पढ़ा था कि जो मीर कासिम थे वो मीर कासिम कौन थे? मीर कासिम जो मतलब जो कंपनी थी उन्हीं के साथ मिले हुए नवाब थे। उन्हें बंगाल से बाहर निकाल दिया। जो मीर केकते परेशान करने लगे तो बॉक्सर की लड़ाई में 1764 में उनको भी हराकर मारा और उसे बंगाल से बाहर कर दिया। देखिए जो मीर कासिम थे उन्होंने बॉक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ा और उन्हें हराकर उन्हें बंगाल से ही बाहर हटा दिया और मीर जफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापार जरूरतें तथा अन्य खर्चों का पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तक ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जफर की मृत्यु हुई, मीर जफर की मृत्यु कब हुई? 1765 में जब उनकी मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाई ने ऐलान किया, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। देखिए जो वो रॉबर्ट क्लाई थे अंग्रेजों ने, उन्होंने बोला कि अब तो ये सब इनकी मृत्यु को, तो उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवाना नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल स्वराज्य संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता है, लेकिन भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन ने सोने की निष्कासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटिश से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत में होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्च चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौज को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों को निर्माण कर सकती थी। तो ये नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसमें से कैसे कैसे था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच।